संयुक्त महासचिव ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन। ओके सर, ये जो आज आप ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इसका क्या लक्ष्य है? ये धरना प्रोग्राम हम लोग पुरी में केंद्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक हुआ था, उसमें ये तय हुआ था कि भारत सरकार और रेलवे बोर्ड का ध्यान हम लोग आकृष्ट करेंगे। एक धरना प्रोग्राम सांकेतिक हम लोग करेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पे हमारी मांगों के ऊपर। सर, जैसे कि आपका ये जो धरना प्रोग्राम चल रहा है, उससे रिलेटेड पैसेंजर हित के लिए एक कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। बोलिए। जैसे कि रोजाना लेट होने वाली ट्रेनों की जिम्मेदारी कौन लेगा, पैसेंजर या लोको पायलट? रोजाना जो गाड़ियाँ लेट हो रही है उसका जवाब तो रेलवे की तरफ से पीआरओ देगा, और हम लोग तो ट्रेड यूनियन करते हैं। ट्रेड यूनियन का जो प्रोग्राम हो रहा है उस पर हम लोग बोल सकते हैं, रेलवे के किसी इशू पे हम लोग नहीं बोल सकते। अगर आप प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं तो क्या पैसेंजर की सुरक्षा और टाइमिंग की गारंटी भी देंगे? ये सब पीआरओ से पूछिए। हम लोग तो मैंने ट्रेड यूनियन है ना, हम लोग स्टाफ के लिए काम करते हैं। अपने लिए काम करते हैं, तो ये सब पॉलिसी मैटर है, वो सरकार ही जवाब देगी। हम लोग जो प्रोग्राम के बारे में पूछ सकते हैं, लोगों का मांग जो है क्या है, ये सब। ओके। इसमें जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आपकी जो मांग है वो ड्यूटी कम करने की है, ड्यूटी कम करने की मांग है। क्या ट्रेन की संख्या कम नहीं होगी इससे और भीड़ नहीं बढ़ेगी? हम लोगों की ड्यूटी जो है, हम लोगों का आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन है, नियम, उसी के तहत तय हुआ है 8 घंटा ड्यूटी और 10 घंटा ड्यूटी, और अगर रिलीफ नहीं हो पाते हैं तो 11 घंटे तक काम करना है। अगर नियरेस्ट हमारा जो रिलीफ का पॉइंट है तो 1 घंटा और हम लोग कर सकते हैं। इमरजेंसी में हम लोग और काम कर सकते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल इमरजेंसी होने से, लेकिन हमारा ड्यूटी 8 घंटा है। और जो भी करेंगे, अगर उस बीच अगर हमको कोई भी प्रॉब्लम आता है, नींद लगता है या कोई भी थकान होती है, तो हम लोग मेमो देते हैं, उस पर प्रशासन हम लोगों को रिलीफ करता है। अगर अचानक हड़ताल होती है तो फंसे हुए यात्रियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? हड़ताल का तो कोई डिसीजन अभी कोई हुआ नहीं। जैसे कि मैम बता रही हैं कि प्रोटेक्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, ऐसा कुछ मैम बता रही हैं, हड़ताल करेंगे। ये सब डिसीजन ट्रेड यूनियन फ्रंट पे होता है, ऐसा कोई डिसीजन नहीं होता। अभी तो हम लोग जस्ट अपना मालिक जो भारत सरकार है, रेलवे बोर्ड का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि जब पूरे रेलवे कर्मचारी और सारे ऑफिसर साहब लोगों का जो इनकम टैक्स का टीए पर इनकम टैक्स 0% है, एज पर वित्तीय जो फाइनेंस नोटिफिकेशन, फाइनेंस का जो रूल है, इनकम टैक्स रूल है, उसके आधार पे पूरा 0 रुपीज़ लगता है। तो हमारा जो टीए के रूप में जो घर से हम लोग बाहर ड्यूटी जाते हैं, तो वो पोर्शन जो है हमारा वो 100% रिबेट होना चाहिए, ये मांग रखे हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आपकी ये जो प्रोटेक्शन है किस हद तक जा सकती है? तो हम लोग तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद रेलवे बोर्ड से मिलने भी जाएंगे। काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो वो जो भी आगे होगा, अगर हमारा मांग पूर्ति नहीं होता है, कल हमारा नेशनल कन्वेंशन है जो हमारे वर्किंग कंडीशन के ऊपर है, वो सुरजीत भवन में है नेशनल कन्वेंशन, उसमें हम लोग अपना वर्किंग कंडीशन के ऊपर पर नेशनल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। उसके बाद हर जोन, हर डिवीज़न, हर ब्रांच में हम लोग कन्वेंशन करेंगे और उसमें सरकार से मांग करेंगे, रेलवे बोर्ड से मांग करेंगे। उसके बाद अगर कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है तब हम लोग, हमारा केंद्रीय कार्यकारिणी समिति में बैठक होगा, फैसला होगा कि आगे का रणनीति हमारा क्या रहेगा। जो ट्रेड यूनियन एक्ट के दायरे में है, हमारा जो अधिकार है, जो एलआरएस ट्रेड यूनियन को मिला हुआ है, उसके तहत हम लोग कोशिश करेंगे कि वर्कर को रिलीफ हो और देश में सुरक्षित गाड़ियों का परिचालन हो। लास्ट में एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर आपकी ये वीडियो उच्च अधिकारी तक पहुँचती है, मंत्रियों तक पहुँचती है, तो इन शॉर्ट में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे?
हम लोग तो अपने मुद्दे पर ही ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। हम लोग का जो हम लोग देश भर में गाड़ी चला रहे हैं तो हम लोग का भी बात सुना जाए। हम लोगों का जॉब इवैल्यूएशन करके इंजन में आके पे कमीशन हमारे साथ दौरा करे, हमारे ऑफिसर जो साहब लोग हैं इंजन में दौरा करें, कैसे हम लोग 130 में गाड़ी चला रहे हैं, 90 का स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, कैसे हम लोग बिना एसी में गाड़ी चला रहे हैं, गर्मी आ रहा है उसमें 60 डिग्री सेल्सियस पे कैसे हमारा लोको पायलट पसीना से तरबतर होकर गाड़ी चला रहा है। ये सब जो जॉब का हमारा जो अनलिमिटेड जॉब है, मैंने कभी भी हम कॉल हो सकते हैं, हमारा कोई फिक्स रोस्टर नहीं है। तो इस तरह जो हमारा पूरा लाइफ हम जो एक जर्नी शुरू करते हैं अप टू रिटायरमेंट, हम लगातार इस शरीर को लेके लगे रहते हैं रेल का प्रोडक्शन को बढ़ाने में। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा जॉब इवैल्यूएशन अन्य कर्मचारियों का तुलना में करके और हमारा जो भी मांग है उसको पूरा किया जाए, वर्किंग कंडीशन को सुधारा जाए कि पूरा सुरक्षित रूप से 100% सुरक्षित रूप से हम लोग गाड़ियों का परिचालन कर सकें, अपना 100% दे सकें। अब एक सरल भाषा में आप ये बता देंगे कि हमारी देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर में आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। एक सरल भाषा में, एक लोकल व्यक्ति के भाषा में क्या कैसे समझाएंगे जनता को कि वो आप क्या कर रहे हैं, किस विषय में कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं कि देखिए, अगर वैकेंसीज अगर फिलअप होगा तो जितनी भी वैकेंसी, रेलवे ने ही बोला इतना वैकेंसी है, जोन ने बोला इतना वैकेंसी है, तो हम लोग का मांग है वैकेंसी को फिलअप किया जाए। इतनी बेरोजगारी है, बाहर से लोगों को बहाल किया जाए ताकि हम लोग का वर्कलोड कम हो। मल्टी स्किलिंग का जो मैंने ज़माना है, वर्कलोड ज़्यादा पड़ रहा है। हम लोग सुरक्षित गाड़ी परिचालन करें, गाड़ियाँ सुरक्षित चले और कम से कम रनिंग में वैकेंसीज को फिलअप किया जाए ताकि जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको भी जॉब मिले। और हमारा रेलवे भी अपना जो टारगेट फिक्स किया है माल ढुलाई का 17 नहीं हो ऐसा कहीं, लेकिन रेलवे स्टाफ को जितना बढ़ाना चाहिए था उतना बढ़ाया नहीं और इसीलिए आपका ऊपर जो बोझ है, काम का बोझ है, आपका मांग रेस्ट का भी है, जो वीकली रेस्ट है या जो मंथली में जो रेस्ट मिलना चाहिए, 8 घंटा का काम का बारे में भी आपको नहीं मिलता है। तो ये सारा जो मांग है वो काफी सरकार का जो नीति है उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जब आप अपना मांगों को लेकर लड़ रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है इसको भी समझना जरूरी है। और वो कारण सरकार का जो नया उदारीकरण का नीति है, स्टाफ का संख्या कम करना, काम का ये बढ़ाना, ये सारा उसको भी समझना जरूरी है। फैसले लिए जाते हैं। मैं पूछता हूँ मंडल कार्यालय के तमाम अधिकारियों से, या आप बता दो, या आपके एक छोटा सा कार्यालय है उसमें कितनी कैमरे लगा रखे हैं। इंजन में टॉयलेट नहीं लगा सकते, इंजन में टूल किट नहीं लगा सकते, टूल के लिए बक्से फिट नहीं कर सकते, बैठने के लिए कोई संसाधन अच्छी सीट नहीं दे सकते। अब कैमरा क्या की पड़ी है कि लोको पायलट क्या खाता है, क्या बातें करता है, कैसे छींकता है, कैसे सांस लेता है, कैसे उहाई लेता है। थोड़ी सी शर्म कर लेते यार। मैं कह रहा हूं कि जब से CCBRS की वही है, आप बताइए, डेटा निकालिए कि कितने एक्सीडेंट दुर्घटना में कमी हुई है और कितनी वृद्धि हुई है। जब आंकड़ा निकालेंगे तो आपको पाया जाएगा कि सबसे ज्यादा दुर्घटना तमाम इन जितने भी दबाव आए हैं हमारे रनिंग स्टाफ में उससे ज्यादा हुआ है। एक तरफ कहते हो कि रनिंग स्टाफ को घर से जॉली मूड में निकलना चाहिए, हंसते खेलते परिवार के साथ मिलकर निकलना चाहिए, कूल माइंडेड होनी चाहिए। दूसरी तरफ काम का प्रेशर, छुट्टी न देने का दबाव, हमारे सुपरवाइजरों द्वारा शोषण और तो और CCTV लगाकर हमारी एक्टिविटी पर प्रतिपल पल पल की निरीक्षण करना हमें तनाव पैदा करता है। हमें भत्ता नहीं दिया 2 साल से, क्या हमें पैसे की जरूरत नहीं? लोग कहते हो 30% मिलता है, माइलेज मिलता है, माइलेज मिलता है। अरे 30% तुम जोड़ लो कि तुम कितने साथियों 8वीं की छुट्टी थी। आप देखेंगे DRM ऑफिस, बड़ौदा हाउस यानी हेडक्वार्टर ऑफिस या रेलवे बोर्ड जाए, 25% से लेकर 50% इंप्लॉयज नहीं मिलेंगे क्योंकि उनकी एक दिन की छुट्टी, आज की छुट्टी में उनको 5 दिन की छुट्टी मिल रही है, 4 दिन की छुट्टी मिल रही है। आज की छुट्टी डालेंगे, कल का नहीं था, आज का छुट्टी और 2 दिन ऐसी कार्यालय बंद। सोमवार को आएंगे, 12 बजे हाजिरी लगाएंगे। लोको पायलट CMS में बायोमेट्रिक करता है, जो रेल को चलाता है, संसाधन सबसे बड़ा ऑफिस है, वहां पे कोई बायोमेट्रिक एंट्री नहीं है। आओ कब आए कब गए कोई पता नहीं।
रनिंग स्टाफ हमेशा लीड करता है, फ्रंट करता है, और फ्रंट करने वालों के साथ ऐसा शोषण अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं तमाम आप सभी साथियों को विश्वास दिलाते हुए कहना चाहता हूं कि लासा हमारी मातृ संगठन है, मदर कैडर है, और माँ को छोड़कर हम मौसी नहीं खरीदने जाएंगे। जब जब माँ आवाज लगाएगी तब तब हम आप सबके साथ खड़े रहेंगे। और आपके तमाम जायज मांगों के लिए जहां पसीना देने की बारी आएगी वहां पसीना देने आएंगे, और जहां लहू की बारी आएगी वहां पे एनआरयू पीछे नहीं हटेगा, मनीष रंजन पीछे नहीं हटेगा। रनिंग स्टाफ के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अगली पंक्ति में नेतृत्व करता मिलेगा। साथियों, इन्हीं तमाम बातों के साथ हम फिर एक बार हमारे सम्मानित मंच को आदर करते हुए, हमारे तमाम कॉमरेड साथियों को लाल सलाम पेश करते हुए इस खुशनुमा मौसम को गर्म करने के लिए एक जोरदार नारों के साथ 2-3 नारे लगाऊंगा साथियों। उसके साथ इस माहौल में ऐसी गर्मी पैदा करनी है कि ये जो ऊपर से बूंदे गिर रहे हैं वो वाष्प बन के उड़ जाए साथियों। अरे इनकलाब जिंदाबाद, अरे रनिंग जिंदाबाद, करना होगा, करना होगा। वर्कर्स हैं उनको निचोड़ा जा रहा है, उनके काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, उनके काम के घंटों के अंदर काम करने की गति को तेज किया जा रहा है, रोबोट की तरह कंट्रोल किया जा रहा है। आप सब साथी जानते हैं, आप सब साथियों के बीच में कहा है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। और ये काम ज्यादा कराने के बाद, ज्यादा घंटे काम कराने के बाद जो दिया जाता है, जो वेज दी जाती है, उसमें हर तरह से कटौती की जा रही है। अगर महंगाई के मुकाबले में वेजेस को देखें तो वो लगातार कम की जा रही है, और साथ में वेजेस के साथ जो अन्य सुविधाएं होती हैं जो उसका हिस्सा है उसमें लगातार कटौती की जा रही है। हर तरफ निजीकरण किया जा रहा है, और इससे जो बचता है उसके बाद भी वो कहते हैं रेलवे अब घाटे में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? अगर रेलवे का वर्कर ज्यादा काम कर रहा है, रेलवे का मुसाफिर ज्यादा किराया दे रहा है, और उसके बाद भी रेलवे का घाटा बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंस है, ये जो अंतर है, ये हो रहा है क्योंकि ये पैसा विभिन्न तरीके से कॉर्पोरेट पूंजी को ट्रांसफर किया जा रहा है, कॉर्पोरेट पूंजी को ट्रांसफर किया जा रहा है। इसीलिए आज अडानी, अंबानी, टाटा और इन सब की दौलत बढ़ती चली जा रही है, और देश की आम जनता, देश का आम मजदूर, मेहनतकश किसान, जितना काम करने वाले लोग हैं, उनकी हालत खराब होती जा रही है। और जो थोड़ा बहुत कल्याणकारी काम सरकार करती थी, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में, उस सबको निजी कर दिया जा रहा है। वो सब अब आपको पैसा देके चुकाना है, वो भी आपके वेतन में कटौती है। ये सब चीजों का निजीकरण भी वेतन में कटौती है, इसको भी हमको हिसाब में जोड़ना चाहिए। सिर्फ इतना नहीं है कि वेतन इतना बढ़ गया। अगर स्कूल की फीस पहले 10 रुपए थी और आज 5,000 रुपए हो गई है, तो 5,000 रुपए भी तो हमारे वेतन में कटौती है ना, जो क्योंकि सरकार को हमसे टैक्स भी लेती है साथ में। और ऊपर से आप सब लोगों ने सुना लेबर कोड आया है, तो जो लंबी लड़ाइयों के बाद, लंबे बलिदानों के बाद मजदूरों ने जो अधिकार हासिल किए थे, यूनियन बनाने का अधिकार, आंदोलन करने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, 8 घंटे के काम का अधिकार, उस सब को छीन लिया गया है। हायर और फायर की नीति है। एक तरह से मजदूरों, मेहनतकशों को बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश है। यही परिस्थिति आज हमारे सामने है। कारपोरेट पूंजी की तरफ से देश के समस्त मेहनतकशों के ऊपर हमला है, और इसका मुकाबला, लेकिन हमारा इतिहास बताता है कि इसका मुकाबला हमने किया है। हमने पहले भी ये अधिकार छीने थे, और इसका मुकाबले का हमारे पास एक ही तरीका है, एकजुट होकर संघर्ष। मजदूर मेहनतकशों के काम के बगैर समाज में कुछ नहीं चल सकता। कोई पूंजीपति, कोई अफसर, कोई मंत्री, एक दिन उनका काम नहीं चलेगा अगर मजदूर काम नहीं करेगा। मजदूर मेहनतकश जो काम करता है, उसी से पूरी सरकार से लेके सारा पूंजीपति और सारा जीवन चलता है। तो मजदूर वर्ग के पास यही सबसे बड़ी ताकत है कि वो एक होकर एकजुट होकर इस काम को रोक सकता है, और ये सबको घुटनों पर टिका सकता है, अपनी मांग मनवा सकता है, अपने अधिकार छीन सकता है। और आज फिर से मजदूर वर्ग को उसी के लिए मजबूती से अपनी एकता को करने की जरूरत है, एकता को मजबूत करने की जरूरत है।
इसके लिए आंदोलन के लिए एकजुट होने की जरूरत है, और वो भी सिर्फ एक कैटेगरी का, एक इंडस्ट्री का नहीं। एक जगह आंदोलन हो तो पूरा मजदूर वर्ग जिस दिन उसके साथ खड़ा होगा उस दिन इस सरकार को, इस कॉर्पोरेट पूंजी को झुका देगा, और हमें उम्मीद है ये होगा। इसके लिए हम लोगों को दृढ़ संकल्प लेना है। आप लोग आज यहाँ हैं, मैं इस आंदोलन को एक बार फिर से अभिवादन करता हूँ, आपको लाल सलाम पेश करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो। अच्छा कॉमरेड, एक विशेष सूचना है। CWC मेंबर और प्रेसिडेंट, जोनल प्रेसिडेंट, जोनल सेक्रेटरी इस मीटिंग के बाद ये यहाँ से खत्म होगा। इसके बाद एक बस आएगी, उससे वो हरे कृष्ण सिंह सुरजीत हॉल में चले जाएंगे। वहाँ 110 आदमी के खाने पीने का व्यवस्था, CWC के जितने लोगों को खाने पीने का व्यवस्था है, और CWC मीटिंग होगी। इसको आप लोग माइंड में रखिएगा। CWC छोड़ाकर दूसरा प्लीज मत जाइए, जो जहाँ है वहीं रहें। अच्छा, अब आपके सामने PK पांडे WCR, उसके बाद SK गौतम रेडी रहेंगे। 10 मिनट। मैं लोको पायलट मेल PK पांडे और जोनल कोषाध्यक्ष WCR मंचासीन पदाधिकारियों और साथियों का अभिनंदन करता हूं कि आप लोग यहां पर आए हैं और हमको दो शब्द बोलने का मौका दिया। भारतीय पूरी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट एम्प्लॉई हैं या अन्य जो भारतीय नागरिक हैं, उन सबकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट का है। बिना ट्रांसपोर्ट के कुछ भी संभव नहीं। भारत में जितना ट्रांसपोर्ट होता है उसमें से मैक्सिमम पार्ट रेलवे के पास है, रेलवे उसका ट्रांसपोर्ट करती है, और लोको पायलट रेलवे ट्रांसपोर्ट का एक अहम हिस्सा है। रेलवे में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, यदि सारे डिपार्टमेंट मिस्टेक करते हैं और केवल लोको पायलट यदि अलर्ट है तो वो एक दुर्घटना को बचा सकता है, ऐसा सभी लोग और यहाँ तक कि रेलवे बोर्ड भी मानता है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस फैक्टर को रेलवे बोर्ड लोको पायलट के वेतन और भत्तों में शो नहीं कर रहा, जिसके कारण हमको विभिन्न स्तर पर संघर्ष करना पड़ रहा है, अपना विरोध दर्ज करना पड़ रहा है और अन्य कार्यवाहियां करनी पड़ रही हैं। इसी के क्रम में हम यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। बीते दिन 1/1/2006 से हम लौटेंगे। 1/1/2006 से छठा पे कमीशन लागू हुआ था। जब छठा पे कमीशन लागू हुआ था तब ये कहा गया था कि टीए को हम डबल करेंगे, और डबल करने के आधार पर उन्होंने माइलेज को कैलकुलेट किया। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि उसके बाद उन्होंने धोखा देते हुए टीए को ट्रिपल किया, लेकिन माइलेज में फर्दर कोई करेक्शन नहीं किया, जिसके कारण हमारे वेतन में कटौती हुई। कारण यह है कि माइलेज में 30% मेरा पे पार्ट है। यदि माइलेज में किसी भी प्रकार की कमी आती है, कटौती होती है और इलीगल व्यवधान पैदा होता है तो इस प्रकार से हमारे वेतन में हमला है। जबकि भारतीय संविधान ये कहता है कि बिना पनिशमेंट के किसी का वेतन नहीं काटा जा सकता। इसके बावजूद प्रशासन ने ये गलत कार्य किया, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और भविष्य में उम्मीद करते हैं कि इसमें संशोधन होगा। लेकिन इसके साथ साथ छठे पे कमीशन ने ग्रेड पे का कॉन्सेप्ट सबसे पहले लिया था, और छठे पे कमीशन ने जब ग्रेड पे का कॉन्सेप्ट लिया तो उसमें ये कहा कि एक से अधिक समान कार्य वाले पदों को एक ग्रेड पे में समायोजित किया जाएगा। लेकिन अन्य जो अलग अलग कार्य वाले हैं, कार्य कंडीशंस वाले हैं, उनके वेतन को अलग अलग ग्रेड पे से शो किया जाएगा। इसके आधार पर उन लोगों ने सबका ग्रेड पे निर्धारण किया, और निर्धारण करने के बाद लास्ट में कहा कि हमने सभी के साथ न्याय करने का प्रयास किया है। इसके बावजूद यदि
किसी के साथ न्याय न हुआ हो तो संबंधित विभाग उसके साथ न्याय कर दे और उसका अलग अलग वेतन निर्धारण करे। इसके बावजूद रेलवे ने हमारे वेतनमान को सीनियर शंटर से लेकर लोको पायलट मेल हाई स्पीड तक को 4200 ग्रेड पे में रखा, जहां पर हमारे वेतन में कटौती हुई और साथ ही साथ वहां माइलेज भी प्रभावित हुआ। क्योंकि जब माइलेज की बात आती है तो माइलेज की बात में 1980-81 का फार्मूले की बात होती है और उसमें मीन पे ऑफ लोको पायलट पैसेंजर दिया गया। छठे पे कमीशन ने हमको 4200 ग्रेड पे दिया सीनियर शंटर को, और उसी 4200 ग्रेड पे पर उन्होंने माइलेज का रेट कैलकुलेट किया, जबकि उनको माइलेज का रेट कैलकुलेट करने के लिए पैसेंजर लोको पायलट का वेतनमान का मीन लगाना था। ये गलत हुआ, इसका विरोध प्रॉपर होना चाहिए। आज भी जो फार्मूले की बात हो रही है और हमारे माइलेज में जो प्रॉपर करेक्शन नहीं हुआ है उसको यदि सही से देखा जाए तो आज के डेट में उन्होंने 35,400 बेसिक लगाया है। क्या कोई लोको पायलट पैसेंजर ऐसा है इंडियन गवर्नमेंट में जिसका बेसिक 35,400 हो? ऐसा कहीं नहीं। और साथ ही साथ रेलवे बोर्ड ये क्लियर नहीं कर रहा कि पैसेंजर लोको पायलट का वेतनमान क्या, जबकि 5वें पे कमीशन में लोको पायलट पैसेंजर 5500 के मिनिमम वेतन पर था, जब लोको पायलट गुड्स 5000 पर था। इस तरीके से उसमें करेक्शन होना चाहिए। उसके लिए संगठन हर संभव प्रयास करेगा कि इस प्रकार का समाधान हो। इसके अतिरिक्त रेलवे की सुरक्षा के लिए हमारा साप्ताहिक विश्राम और हमारे कार्य के घंटे निर्धारित होने बहुत आवश्यक है। आज की डेट में जहां विभाग के अन्य कर्मचारी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों या पब्लिक सेक्टर के हों, हर 5वें अथवा 6ठे दिन जो निर्धारित उनका रेस्ट है वो रेस्ट प्लस 16 घंटे मिलता है उनको, जबकि हमारे लिए कोई डेट निर्धारित नहीं है। 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन तक के बावजूद भी रेस्ट लगता है, और रेस्ट लगाने के बाद मेरे रेस्ट को 16 घंटे के बाद मात्र 14 घंटे दे करके ये कहा जाता है कि आपका रेस्ट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम कुमुलेटिव अंडर रेस्ट होते चले जा रहे हैं, जिसका रेलवे के ऊपर, रेलवे की सुरक्षा के ऊपर बहुत गलत प्रभाव आ रहा है। हम सामान्य जनमानस से साथ ही साथ गवर्नमेंट से भी ये आग्रह करेंगे कि वो हमारे इस कुमुलेटिव अंडर रेस्ट होने की समस्या पर ध्यान दें, अन्यथा देश में रेल की दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी होगी, जिसके लिए रेलवे प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। साथ ही साथ समय पर अवकाश भी मिलना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर स्टाफ की भर्ती होनी चाहिए। रेलवे में स्टाफ की शॉर्टेज होने के कारण एक ही स्टाफ से एक ही डे में 2-2 बार ऑन ड्यूटी करा दी जा रही है, जबकि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो एक डेट में 2 बार ऑन ड्यूटी करता हो। तो फिर हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों भाई? इन सब सारी चीज़ों का समाधान होना चाहिए। और साथ ही साथ ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में समझौता हुआ था कि आपके 24 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। 8 घंटा आपके सोने के लिए, 8 घंटा सोशल वर्क के लिए और 8 घंटा ड्यूटी के लिए, जिसके आधार पर 8 घंटा का कार्य निर्धारण है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपसे जब हेडक्वार्टर में रहते हैं तो आपको 16 घंटे रेस्ट दिया जाता है। आउट ऑफ हेडक्वार्टर जाने के बाद आपका जो सोशल का 8 घंटा है उसको हटा करके केवल 8 घंटा सोने का प्रदान किया जाता है। प्रशासन ने उस चीज़ को अलग तरीके से ट्रीट करते हुए एक से अधिक रनिंग रूम में आपको 8-8 घंटे रोकना चालू किया, जिसके कारण परिवार को मिलने वाला समय कम हुआ, परिवार में समस्याएं बढ़ी हैं और परिवार में तनाव बढ़ा है। ये तनाव रेल की सुरक्षा के लिए बाधक है और घातक भी है। अतः हम सभी लोगों से कहते हैं, चाहे वो पब्लिक हो अथवा स्टाफ हो और गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्रशासन हो, कि हमारी इन सब समस्याओं पर ध्यान दें और रेलवे को सुरक्षित करने में सहयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। त्रेता युग में अधर्म और असत्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, आज वो LRSA को इस कलयुग में रेलवे बोर्ड के खिलाफ लड़नी पड़ रही है। मैं इसलिए बोलूँगा कि यहाँ जितने लोग आए हैं दिल में एक सुराग लेके आए हैं कि जो गलत चीज को गलत कहने का साहस होता है उन सब कॉमरेडों में जो देश के कोने कोने से आए हैं, मेरा उनको संग्रामी अभिनंदन। समस्या आपके सामने है,
समाधान भी आपके पास है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन पूरे इंडियन रेलवे में जिस सुराग को लेके लड़ाई लड़ते रहा और आज जो सफलता उसको प्राप्त हुई है। मैं इसलिए बोलूँगा जो हमारे जो सिपले आ रहे हैं, क्योंकि उस समय भी घर का बेदी लंका ढाए थे, आज भी वो हमारे बीच में लोग हैं और वो रेलवे बोर्ड को बीच में मिसगाइड करके हमारी डिमांड से दूर करने का काम करते हैं। और 12 दिसंबर 2024 का वो लेटर पढ़िएगा, उसमें साफ साफ जो चीज आपके मतलब जिस डिमांड को उन्होंने मना कर दिया था उसको LRSA की जो सेंट्रल कमेटी के दूरदर्शिता और मेहनत से इन्होंने जो आज आपको एक अचीवमेंट दिया है, उसके लिए मैं पूरे सेंट्रल वर्किंग कमेटी का आप सभी की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगला मुद्दा ये है आपका 30% इनकम टैक्स। बहुत लोगों ने यहाँ पे बोला, लेकिन आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि धरना 2004 से लेकर 2026 का समय है। हमारा धरना स्थल कितने छोटे छोटे होते जा रहा है और हमारी डिमांड्स बढ़ते जा रही है। अब आपको डिसाइड करना है कि लड़ाई को किस वे में लेके जाना है। आप यहाँ से लेके प्रण लेके जाइए कि आपके डिवीजन में जो भी समस्याएं हैं उसको आपको कहीं ना कहीं समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन का रास्ता लेना होगा। बिना एजिटेशन के, बिना आंदोलन के आप कोई भी अचीवमेंट नहीं ले सकते। सरकार भी जानती है कि आज जो आंदोलन जो लोग कर रहे हैं, ये पानी आ रहा है, पानी से आप घबराइए मत, पानी आएगा, पानी चले जाएगा, लेकिन आप इस विश्वास को लेके जाइए कि हमारी समस्याओं का समाधान, आपका संघर्ष रहेगा, आपका एकजुटता रहेगी, आपकी ताकत रहेगी, आपकी सामर्थ्य रहेगा। यदि आप एकजुट रहे तो लोको रनिंग स्टाफ की जो भी डिमांड्स है वो LRSA पूरा देके रहेगी और रेलवे बोर्ड को देना होगा। रेलवे बोर्ड डिसाइड कर ले कि जो हम लोग सब लोग जो एक आप बोलते हैं कि लोको रनिंग स्टाफ एक मल्टी स्टाफ है और पूरे इंडियन रेलवे को रिप्रेजेंट करता है। हम उस लोगों का विश्वास कायम रखते हैं जो हम पे सबके गहरी निद्रा में यात्रा करते हैं। हम उन लोगों का विश्वास कायम रखते हैं जो हम पे विश्वास करके अपने करोड़ों का माल, अरबों का माल हमारी गाड़ियों से धुलवाते हैं। हम उन लोगों का विश्वास कायम रखते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के एक मजबूत आधार स्तंभ है। मैं आप लोगों का विश्वास दिलाना चाहता हूँ ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से, आप जहाँ पर भी है, जिस ब्रांच से, जिस डिवीजन से, जिस जोन को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे आप LRSA को मजबूत करिए। क्योंकि भारत सरकार रेल मंत्रालय में जो अलग तरीके से जो सुखबुगाहट चल रही थी कि हम रनिंग स्टाफ की डिमांड्स को एनालाइज करके उनके आंदोलन को कमजोर करके हम उनकी डिमांड को दूर लेके जाएंगे, आज रेलवे बोर्ड गलत साबित हो गया। आप अपने स्थान पे आप, क्योंकि LRSA मतलब रूल, LRSA मतलब रूल, और LRSA अगर काम करता है तो रूल से करता है। हम जब परिस्थिति बनाते हैं पंक्चुअलिटी, सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ हाई स्पीड ट्रेन को, उसी प्रकार हमें आंदोलन को में चलाना होगा। और कोई ये ना भूले कि एक दिन का आंदोलन है, जब तक आपके शरीर में जीवन है, 5 दिन आपके शरीर को चला रहे हैं, 8 दिन 7 तक आपको इस आंदोलन को चलाना होगा और LRSA को जिंदा रखना होगा। जब तक LRSA जिंदा है तभी तक हमारी मांगे और हमारी पूरी होंगी। अगर जिस दिन LRSA को आप कमजोर होता हुआ देखे या कमजोर होने की नाकामयाब कोई अगर कोशिश करे तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना सीखिए। हर डिवीजन, जोन और ब्रांच सेक्रेटरी, ब्रांच ये यहाँ से आप प्रण लेके जाए कि जो हमारा CWC है जिस तरीके से मेहनत कर रहा है, यदि ऐसी मेहनत हमारी ब्रांच स्टार से स्टार्ट हो जाए तो हमारे LRSA को नए मुकाम पर लेके जाएंगे। बोलने वाले बहुत से साथी है, हमारी सफलता का एक ही राज है, हमारी यूनिटी, हमारी एकता। प्रसाद साहब हर साहब बोलते थे प्रयास अग्रसर सराहनीय होता है, ये बताना नहीं पड़ता कि ये प्रयास किसने किया। कभी एक और एक को कभी बच्चा पैदा हो नहीं सकता। आप जानते हो कि आपकी समस्याओं का समाधान आपका प्रयास था, आपकी मेहनत थी, आपकी एकता थी। आज उन लोगों को भी मुंह के बल खाना पड़ा जो बोलते थे आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन आज आपकी एकता ने उनको दिलवाया और मुझे विश्वास है कि आपका रेस्ट भी मिलेगा, आपको इनकम टैक्स एक्सेम्पशन लिमिट भी मिलेगी और आपको जो आपकी जायज डिमांडें हैं 30 घंटे से अंदर हेडक्वार्टर लाना, ये भी आपको पूरा होगा। लेकिन आपको यूनाइट रहना होगा। और एक बात है, आप सिर्फ यहाँ पे इंकलाब जिंदाबाद और LRSA जिंदाबाद के लिए नहीं आए, आप हर डिवीजन से एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आए। आपको डिवीजन में जवाब देना है, आपको जोन में जवाब देना है कि आप दिल्ली गए थे और आप दिल्ली से क्या लेके आए। अनुशासन में रहना हमारा पहला धर्म है, हम अनुशासित होकर काम करेंगे, हम अनुशासन से आगे बढ़ेंगे। लेकिन LRSA एक बात मैं मानना चाहता हूँ, उन लोगों के घरों में, उन लोगों के एक मैसेज जाना चाहिए जो रनिंग स्टाफ की यूनिटी को तोड़ने का
काम कर रहे हैं या रेलवे बोर्ड के साथ मिली भगत के साथ एक साथ की जायज मांगों से उन्हें दूर करने का काम कर रहे हैं, वो कभी सफल नहीं हो सकते। हमें हमारी एकता ही आगे बढ़ा सकती है। मैं इन सबों के साथ आपको जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद करवा दो। हाँ जी सर। पिनाकी नंदन, मंडल सचिव लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन सोनपुर डिवीजन। हम लोग यहाँ आज पूरे देश भर से हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ लगातार शोषण का काम रेलवे प्रशासन कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं और रेल प्रशासन को यह सूचित करने आए हैं कि हमारे साथ अगर रेल पर कोई भेदभाव होगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ अगर शोषण होगा तो हम लड़ेंगे और उस शोषण के खिलाफ जीतेंगे। हम यहाँ जो हमारा मुख्य मांग था कि हमारा जो माइलेज का रेट है वो 25% बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू टीए, वो नहीं किया गया। वो हमारे साथ धोखाधड़ी किया गया, उसको अब 14% कर दिया गया। पहले लगातार कहा गया कि नहीं किया जा सकेगा, अब उसको 14% किया गया या 14.5%। वो एकदम गलत है, उसको 25% होना चाहिए। हमारा जो रेगुलर ड्यूटी है, सारा दुनिया 8 घंटा काम करता है और हमसे 10 घंटा का रूल बना के रखे हुए हैं। 12-12 घंटा काम लेते हैं, 14 घंटा काम लेते हैं। इसके अलावा हमारा जो हेडक्वार्टर रेस्ट है वो 48 घंटे का होना चाहिए। सभी लोगों को 48 घंटे 42 घंटे का रेस्ट मिलता है। हम लगातार हेडक्वार्टर से बाहर रहते हैं, हमारा वीकली रेस्ट जो है वो मात्र 30 घंटे का है, उसको भी हमेशा रोक दिया जाता है, उस पर भी हमेशा पाबंदी लगा दिया जाता है। तो हमारा कहना है कि हम इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। और इसके अलावा हमारी जो मांग है वो संरक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई है। हम चाहते हैं रेल सेफ्टी से चले, हर लोग सुरक्षित रहें, रेल यात्री सुरक्षित रहें और रेल के कर्मचारी हम लोग भी खुद सुरक्षित रहें। अगर कोई दुर्घटना होती है तो पहली मौत हमारी होती है। हम चाहते हैं कि रेल में जो वैकेंसियां हैं उसको भरा जाए। रेल में इतनी ज़्यादा वैकेंसी है और बाहर इतना ज़्यादा लोग बेरोजगार लड़का पड़ा हुआ है और वैकेंसी खाली पड़ा हुआ है। जो काम करने वाले लोग हैं उस पर काम का दबाव है, उसकी छुट्टियां हमेशा बंद कर दी जाती है, उसका रेस्ट काट दिया जाता है। तो जो रेल में वैकेंसी है उसको इमीडिएट भरा जाए। पिछले 2 साल से वैकेंसियां एप्लीकेशन लेके लड़कों से रखा हुआ है, लेकिन वैकेंसी भरने का कोई काम नहीं किया जा रहा। सर एक छोटा सा सवाल करूंगा, इन शॉर्ट में बताइएगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये लोको पायलट क्या है? लोको पायलट ट्रेन को चलाने वाले चालक हैं, ड्राइवर हैं, उन्हीं को लोको कहा, इंजन को कहा जाता है और उसको चलाने वाले को लोको पायलट कहा गया। अगर आप प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं तो पैसेंजर की सुरक्षा और टाइम की गारंटी भी देंगे? हमारी गाड़ियां, जिन गाड़ियों पे हम काम करते हैं एकदम समय से चलती है, हमारे वजह से कोई गाड़ी लेट नहीं होती है। फिर भी देश भर में हर रोज दर्जनों गाड़ियां लेट होती है, उसके लिए मैनेजमेंट जिम्मेवार है और उसके लिए मिसमैनेजमेंट के कारण ऐसा होता है। हमारी वजह से और रेल कर्मचारियों की वजह से ऐसा नहीं होता। और हम जैसे कि अक्सर देखते हैं कि लोकल रूट पर भी बार बार देरी होती है, इसका जवाब कौन देगा? लोकल ग्रुप पे, लोकल रूट पे हाँ, वो सारा का सारा मिसमैनेजमेंट है। गाड़ियों को चलाने का काम जो है वो ट्रैफिक विभाग का है। हमारा काम गाड़ी चलाना होता है, रास्ता वो देते हैं। ट्रैफिक विभाग गलत रास्ता देता है। जैसे एक मेल एक्सप्रेस के पीछे पैसेंजर ट्रेन चला देगा, एक पैसेंजर के आगे मालगाड़ी चला देगा। अब बताइए, आगे रास्ता नहीं रहेगा तो पीछे चलने वाली गाड़ियां लेट होगी और यही हमेशा होता है और विलंबन का यही कारण है। आपकी ड्यूटी घंटे कम करने की मांग से क्या ट्रेन की संख्या में कम नहीं होंगी और भीड़ ज्यादा नहीं बढ़ेगी? नहीं तो आपके पास जितना काम है, अगर काम ज्यादा है तो ज्यादा लोगों की जरूरत है। आप गाड़ियों की संख्या रोज बढ़ा रहे हैं, गाड़ियों को चलने के लिए आपके पास जगह नहीं है, रास्ता नहीं है। तो ये सारा कंपनसेशन, ये सारा का सारा मतलब ये सारा ठेकरा हमारे सर पे क्यों फोड़ेंगे? आपके पास अगर गाड़ियां ज्यादा है तो आपके पास चलाने वाले भी ज्यादा होना चाहिए। तो चलाने वालों की संख्या रोज घट रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, तो चलाने वाले कहाँ से मिलेंगे? इसी का नतीजा है कि हमारा रेस्ट और वो कम काटा जा रहा है और ड्यूटी और बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्तर पर लोको पायलट आए हुए हैं, तो अचानक आप लोगों को इस तरीके से हड़ताल करने से ट्रेन पे असर नहीं पड़ेगा? सवारियां लेट नहीं? हम हड़ताल पे नहीं जा रहे हैं। हम लगातार अपनी डिमांड को
लोकतांत्रिक तरीके से सभी प्लेटफॉर्म पे, अपने लॉबी पे, डीआरएम पे, जीएम पे और अब दिल्ली में लगातार हम लोगों ने भूख हड़ताल किया। 36 घंटे तक वो हंगर फास्ट किया और गाड़ियां भी चलाई। 48 घंटे तक हम लगातार भूखे रहे और गाड़ियां भी चलाए। लगातार हम प्रशासन को अपनी स्थिति परिस्थिति से अवगत करा रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक्चुअली ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है। रेलवे सिस्टम को बर्बाद करने का पूरा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो भी सरकार के द्वारा। अगर इन शॉर्ट में अगर पूछूं कि आपकी ये आवाज़ मंत्रियों तक या उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम मैसेज देना चाहेंगे कि देश के विकास के लिए, रेल के विकास के लिए, देश की जनता के सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, और देश में जो बेरोजगार नौजवान हैं जिनको रोजगार की जरूरत है, आप चुनाव में आते हैं तो रोजगार देने की बात करते हैं, यहाँ वैकेंसियां हैं और आप रोजगार रोक के रखे हुए हैं। इन सबको एक साथ आप समाप्त कर सकते हैं, इन सबको एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। वो है जितना काम है उतने लोगों की ज़रूरत है, उतने लोगों को वहाँ लगाया जाए, उसका जितना वेतन भत्ता बनता है उसको उसका वेतन भत्ता दिया जाए, न कि पैसों को कारपोरेटों के लिए छोड़ दिया जाए। चलिए जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलाइएगा यूट्यूब। एक सवाल ये था कि अगर आपकी इस मांग को पूरी नहीं की जाती तो आपका ये प्रोटेक्शन किस हद तक जा सकता है? जब तक हम लोगों को उम्मीद रहेगा तब तक हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, अदरवाइज हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर हमारा लीडरशिप, अगर हमारा यूथ एसोसिएशन कहेगा कि हमको रेलगाड़ियां बंद करनी है तो हम बंद करने के लिए तैयार हैं। किसी से डरना क्या, तुझको किसी से डरना। आपको अपना हक लेना पड़ेगा साथियों। हम एक बात का खुलेआम चैलेंज करते हैं, आपके पास चुनौतियों का अंबार लग गया है। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं तो हम अपनी मांग, जायज मांग को लेने में भी तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं कर सकते हैं। हम अपनी जायज मांग लेकर के रहेंगे साथियों। आज देख लीजिए, एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस, ये 3 फंडा में बांटा हुआ है। जो देश का कुछ नहीं कर रहा है, जो सबसे ज्यादा देश को गर्त में ले जाने वाला है, वो ओपीएस ले रहा है। जो हमारा फेडरेशन यूनियन का जो अपने आप को मसीहा कहता है, जो देश के बिक्री करने में भी सहयोग करता है, वो जो ओपीएस ले रहा है। और हमारे लिए क्या लाया गया है? एनपीएस में 20 साल तक हमको परेशान किया गया। जब अब पैसे देने की बारी आई तो अब नया फंडा, उल्टा पुल्टा सिस्टम, यूपीएस, जिसमें अगर ये इतना ही अच्छा है मेरे दोस्तों, तो पहले जो व्यक्ति इसका सिफारिश किया है, हर जगह भारत सरकार के साथ फोटो खिंचवाने में अपना फोटो सेशन किया है और सारे जगह जाकर के प्रचार कर रहा है, पहले वो अपना स्वीकार कर ले, हम समझ जाएंगे कि वो सच्चा देशभक्त है। अन्यथा दलालों की श्रेणी में उसको मानने में आप कतई यकीन मत कीजिए साथियों। ऐसे लोगों को आपको सावधान करने का जरूरत है। देश भर में बिगुल फूकने का जरूरत है। ऐसे लोगों से सावधान करना पड़ेगा जो हमारे RSC 1980 के फॉर्मूले के तहत हमारा वेतन नहीं होने दिया, हमारा रनिंग अलाउंस नहीं होने दिया। आपको याद होगा जब 7वां वेतन आयोग 1/1/2016 को लागू हुआ था तो कितना आपको बोला गया कि 3 रुपया 48 पैसे का वीडियो बना करके वायरल किया जा रहा था। मालूम है ना कौन लोग वायरल करवा रहे थे? जो उनके वही रेलवे भवन में बैठे हुए हैं वही लोग करवा रहे थे। लेकिन हमें अपने संगठन पे फक्र है, हमें अपने संगठन के सिपाहियों पे नाज है। उन्होंने लड़ के अब पूरा देश भर के जवानों को रोड पर जब उतार दिया, आप अर्धनग्न अवस्था में जब आंदोलन किए थे तब आपका जाकर के 5 रुपया 25 पैसा और 20 पैसा पे आया था। लेकिन क्या वो जायज था? क्या वो जायज था? हमारा 7 रुपया 48 पैसे के माइलेज के साथ 2 रुपया 28 पैसे का जो उन्होंने घोटाला किया वो अपने जेब में भरा था। उन लोगों को कभी माफ करने का नहीं है साथियों। इसीलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, वक्त कम है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अभी से आप फौलादी ताकत को मजबूत कीजिए। हमारे लोगों में CCTV VRS लगाया जा रहा है, 14/2 लगाया जा रहा है, काला कानून लगाया जा रहा है साथियों। हम कोई देशद्रोही नहीं है, हम देश का सच्चा सिपाही है। कोई अगर जवान बॉर्डर पर काम कर रहा है तो हम भी लाइन में काम करके देश के सच्चे सिपाही का फर्ज अदा कर रहे हैं।
इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी मांगे लंबित है, अगर वो पूरी नहीं होती है तो फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। फिर इस दानव दुष्ट भ्रष्टों से युद्ध हो या जंग भरपूर होना चाहिए। बस इतना ही कह करके आप सभी को संग्रामी अभिनंदन देते हुए आप एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे। जो भी फरमान इधर से दिया जाएगा उसके लिए हम लोग कमर कस के तैयार रहेंगे। ईंट से ईंट बजाने का जरूरत पड़ेगा तो हम अपनी मांग लेने के लिए साथियों अपना खून पसीना भी बहा देंगे, लेकिन इस हक को छोड़ेंगे नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। रनिंग एलाउंस 1980 फार्मूला के अनुसार देना होगा। जिंदाबाद तो बोलते हैं लेकिन अपने उन सोते हुए साथियों को नहीं जगाते जिनको जगने की जरूरत है। एलारसा को जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, लेकिन जरूरत है तो हमारे सोते हुए साथियों को जगाने की, जो और भी यूनियंस में एक्टिव है या फिर जो इसके साथ सौदा कर जाते हैं। हमारे ऑनेस्टली जो लाइन पे चल रहे हैं साथी, उनके साथ वो सौदा कर जाते हैं चंद अपने प्रॉफिट के लिए। क्या करोगे चंद प्रॉफिट लेके आप? हेमराज भाई ने भी सही बताया कि जीवन है ये खत्म हो जाएगा एक दिन। अब आप पे डिपेंड करता है कि लोगों के लिए कुछ करके मरना चाहते हो या फिर अपने लिए करके मरना चाहते हो। अगर लोगों के लिए, अपने एसोसिएशन के लिए कुछ करके मरोगे तो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी एलारसा आपको याद करेगी, तमाम लोग आपको याद करेंगे जिनके लिए आप कुछ करके मरेंगे यहाँ पे। लेकिन हम आज क्या करते हैं, लॉबी में बैठ गए तो यहाँ की जमीन खरीद लिया, वहां की खरीद रहा, ये प्रॉपर्टी लेना, वो लेना है, और लास्ट में लेते लेते प्रॉपर्टी कब मर गए, कब पेट पकड़ लिए, कब चले गए, और जब हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है तब आप एसोसिएशन को याद करते हो। अरे तब मत याद करो, उससे पहले याद करो जब फर्स्ट हो तो तुम्हारी जरूरत है यहाँ पे, तब तुम याद करोगे। तो तुम बीमार हो गए तो प्रशासन दौड़ के तुम्हें हॉस्पिटल में जगह देगी। अपनी पावर को, अपनी एसोसिएशन को पहचानो और इसके साथ आगे खड़े हो जाओ। यहाँ पे सवाल करने से अच्छा है कि यूनाइट हो, एक साथ आ जाओ, इसी में हमारी आपकी भलाई है। अदरवाइज प्रशासन लगातार हम पे आप ही होता जा रहा, हावी होता जाएगा। आज अगर उनकी आत्माएं हमें देख रहे होंगे जिन्होंने ये एसोसिएशन चालू किया था और इसी में समर्पित होकर शहीद हो गए, वो यहाँ से चले गए हैं, अब नहीं है, वो अगर देख रहे होंगे मैं 1980 का फार्मूला किस तरीके से इनको लड़ के दिया और आज वो 1980 का फार्मूला हमारा डे बाय डे डिस्टर्ब होता जा रहा है और उनकी आत्माएं देख रही है कि ये लोग किस तरीके से यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्हें कितना दुख पहुंचता होगा। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म हमें दिया हुआ है, इस प्लेटफॉर्म को हम डिस्टर्ब ना करके कुछ आगे अपनी तरफ से इसमें कुछ इंप्रूव ना कर पाए तो उसको संभाल ले तो बहुत बड़ी बात होगी। हमारा फर्ज है कि इस 1980 के फार्मूले को बचाइए, अदरवाइज ये दोनों यूनियन निगोशिएशन करती रहेंगी और आपको इन्फॉर्म भी नहीं करेंगी। आप ही के सिर पे पत्थर मारेंगे और रेलवे बोर्ड से शर्त लगाएंगे इसका सर फटेगा कि नहीं फटेगा। अरे हम पे मार रहे हो, हमसे पूछो मैं एग्री हूँ कि नहीं एग्री हूँ। मेरे माइलेज का वहां पे डिसीजन ले रहे हो आप, तुम क्या का डिसीजन ले रहे हो आप तुम वहां पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी आपकी एकता नहीं है, इसलिए रेलवे मनमानी कर रही है। अदरवाइज बड़ी बड़ी संस्थाएं हमारे साथ हैं। रीजनल लेबर कमिश्नर की बात नहीं मानते आप, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात आप नहीं मानते हैं, HOER 2005 को नहीं मानते आप, हाई पावर कमेटी को आप पार्शियली लागू करते हैं, जिन्होंने सबने कहा है कि लोको पायलट की ड्यूटी बहुत ही इंटेंसिव नेचर की है, इनका पीरियोडिक रेस्ट और ट्रिप रेस्ट ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जबरदस्ती इनकी बातों को इग्नोर करके हमारा पीरियोडिक रेस्ट एंड ये ट्रिप रेस्ट दोनों की ओवरलैपिंग कर देते हैं। ये हिम्मत इनमें कहां से आती है? ये हिम्मत इनमें यही से आती है, इन्हें दिख रहा है कि इनकी यूनिटी में कभी कभी कमी आ जाती है। अभी आज जितना आप मोटिवेट होकर बैठे हैं, अभी आप गेट से बाहर निकलेंगे आपका मोटिवेशन ठंडा हो जाएगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ जितना मोटिवेट आप हो रहे हैं मेरी बातों से, उससे दुगना मोटिवेट होकर यहाँ से बाहर जाइए और अपने अपने डिवीजन, अपने लॉबी पे दोस्तों को जागरूक कीजिए। अदरवाइज हमारा रेस्ट, हमारा फार्मूला, हमारी फैमिली सब डिस्टर्ब हो जाएगी, आप किसी को नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए अपने लिए चाहिए, लेकिन अपने साथ साथ अपने साथियों के लिए, अपने एसोसिएशन के लिए चाहिए। जीवन का क्या मतलब होता है? जीवन का मतलब यही होता है कि अपने साथ साथ जितना भलाई का काम कर पाओ करो। बहुत दूर तक तुम भलाई नहीं कर सकते हो, लेकिन जिस परिधि में रह रहे हो वहां पे जो गलत हो रहा है उसकी भलाई करो। इससे तुम्हारी अंदर आत्मा भी बूस्ट होगी। अपने स्वार्थ में जियोगे तो अपने आप को तुम बीमार महसूस करोगे, परेशान महसूस करोगे, डिप्रेस महसूस करोगे। लोगों के लिए जी के देखो, तुम्हारी आत्मा बूस्ट होगी, तुम बहुत ही अच्छा करोगे, बहुत ही आगे बढ़ जाओगे। और 60 साल कब कट जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें महसूस भी नहीं होगा मैं कब बूढ़ा हुआ। एक ऊर्जा मिलती है इन कामों से। तो इसमें आप जुड़े रहिए, इस तरीके से काम को करते रहिए। अदरवाइज अभी हाई स्पीड ट्रेनें आ रही हैं, 160 भी चलेगी, 180 भी चलेगी, 200 भी चलेगी, लेकिन आपके घंटे वाइज 10 से 12 घंटे ही प्रशासन रखना चाह रहा है। प्रशासन को कौन बताएगा कि बाइक अगर हम दुगना स्पीड से चलाते हैं तो पेट्रोल भी वो दुगना खा लेती है।
तो ये हमारा माइंड जो है, इसकी ऊर्जा जो है, यही हमारा पेट्रोल है। अगर गाड़ी को दुगनी स्पीड से निकालोगे, सिग्नल को दुगनी स्पीड से पार करेंगे, तो हमारे माइंड की जो खपत है वो दुगनी स्पीड से हो जाएगी। इससे हमें अपनी चिंता नहीं, हम मर जाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी गाड़ियों पे हजारों पैसेंजर्स बैठे होते हैं, हमें उनकी चिंता है कि इस तरीके से उन पे कोई डिस्टर्बेंस आएगी तो फिर क्या होगा। अभी कोई भी स्पैड, कोई भी घटना होती है तो प्रशासन बोलता है कि हमने एनालिसिस कर लिया है इनके रेस्ट का, इन्होंने प्रॉपर 30 घंटे रेस्ट किया हुआ था, 35 घंटे रेस्ट किया हुआ था, ये स्टेशन से चले हुए तो 4 ही घंटे हुए थे। लेकिन सिर्फ एलार्सा है जो इस बात की एनालिसिस करती है कि इस क्रू को आपने पिछले 3-4 महीनों से जो है सही से रेस्ट नहीं दिया था, इसने सही से रेस्ट नहीं किया हुआ है, इसने जब भी रेस्ट मांगा है तो आपने रेस्ट नहीं दिया, जिसकी वजह से डिप्रेस चल रहा है। इस चीज की एनालिसिस एलार्सा करती है। तो एलार्सा मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी आपके साथ होगी। मुद्दे बहुत से, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत छोटा सा वक्ता हूँ, बहुत बड़े बड़े वक्ता इकट्ठा हुए हैं, मैं उनकी बातें सुनना पसंद करूंगा खुद से ज्यादा बोलने से। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर जी, वहाँ दिखेगी, क्राउड दिखेगी। हाँ जी, मैं एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी साउथ ईस्टर्न रेलवे एलार्सा। आज हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचे हैं। हमारी बहुत सारी लंबित मांगे हैं जो हम भारत सरकार से, माननीय रेल मंत्री से ये आग्रह करते हैं कि हमारी जो भी लंबित मांगे हैं उसको सुना जाए, क्योंकि जो जायज़ मांग है उसी पर हम लोग डिमांड करने के लिए आते हैं। और हम लोग रात दिन ड्यूटी करके अगर हमें दिल्ली के जंतर मंतर पे आके धरना प्रदर्शन करके हमारी मांगे पूरी होती है तो ये कतई उचित नहीं है। हम लोग ऐसे हमारी मांग जो है वो जैसे 1/1/2024 से हमारा रनिंग अलाउंस फाइनल होना चाहिए था। जब सभी भत्ते 50% डीए बढ़ने के बाद बढ़ाए गए तो हमारा रनिंग अलाउंस क्यों नहीं बढ़ाया गया, और उसको लेने में हमें 2 वर्ष 3 महीने का समय लग गया, और वो भी अधूरा, मात्र 14.29%। इसलिए मैं भारत सरकार से और रेल मंत्रालय से ये गुजारिश करता हूं कि जो हमारी मांगे हैं, जैसे एनपीएस, यूपीएस, इन चीज़ों को रद्द किया जाए। 1 नेशन 1 पेंशन के सिद्धांत पर हमें भी ओपीएस प्रदान किया जाए। जितने भी भारत सरकार के कर्मचारी हैं सभी को ओपीएस प्रदान किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, हमारा जो ट्रिप रेस्ट है 16 घंटे का, उसमें 30 घंटे का पीरियोडिकल रेस्ट, जो साप्ताहिक रेस्ट है, उसको ऐड करके 46 घंटे का रेस्ट हमारा डिमांड है, और वो जेन्युइन है, वो हमें मिलना चाहिए। एक साइकोलॉजिकल जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो भी हमें बताते हैं कि हमारा अगर मानसिक संतुलन सही रहेगा, हमें अगर प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, तभी हम अच्छे तरीके से रेल को सुचारू ढंग से चला सकते हैं। हजारों कर्मचारियों को लेकर के, हमारे हजारों यात्री बंधु को लेकर के हम चलते हैं। अगर हम सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो हम उनसे सुरक्षित ढंग से कैसे पहुँचा सकते हैं। इसीलिए मेरा आह्वान है कि इन सारी चीज़ों को अविलंब लागू करें। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, इसमें हमारी जो भी डिमांड है उसको पूरा करने का कोशिश किया जाए। वरना हम एक ही बात जानते हैं कि जैसे महाभारत में कहा गया था, भगवान कृष्ण जो है सो अर्जुन को जब अपना उपदेश दे रहे थे, उसी तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो ऐसा लगता है कि जीने से पहले ही मर जाओगे। इन दानव दुष्ट भ्रष्टाचारियों से डरना और सिहरना क्या, जब तक रथ पर तेरे अलार्सा वाले हैं तुझको किसी से डरना क्या, तुझको किसी से डरना क्या। इसलिए हमारी जो भी जायज़ मांग है उसको हम अविलंब चाहते हैं, गुजारिश करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय रेल मंत्री जी से कि हमारी जो जायज़ डिमांड है उसको पूरा करने की कृपा कीजिए, ताकि हम लोग सुचारू ढंग से रेल को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। 1-2 सवाल मैं कर लेता हूँ। हाँ कीजिए। जैसे कि अगर आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे जितने भी, सबसे पहली बात तो ये बता दीजिए कि ये लोको पायलट क्या है। हमारी जो नॉर्मल जनता है वो जानना चाहती है कि लोको पायलट्स क्या है। ये लोको पायलट जो है, जो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा एक समझिए कि फ्रंट लाइन स्टाफ है, जो कि भारतीय रेल के साथ साथ देश के विकास में सबसे प्रमुख योगदान देता है। चाहे वो बिजली उत्पादन हो, कोयले की ढुलाई हो, या भारत सरकार का कोई भी चीज़ को पहुंचाने का हो, यहाँ तक कि बच्चों के दूध के लिए हो, जितना भी चीज़ है सारा चीज़ को ढोने का काम, यात्री से लेकर के माल तक को ढोने का जो काम करता है वो हमारा लोको पायलट ही है।
तो आप जैसे कि इतने सारे हजारों के तादाद में लोको पायलट यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो इससे भारतीय रेल में कुछ देरी का अभाव नहीं होगा? सर देखिए, हम तो अभी 5% पहुंचे हैं। ये जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं ना, ये मैसेज देने के लिए आए हैं। हम अपने प्रधानमंत्री जी से और रेल मंत्री जी से मैसेज देने आए हैं कि हमारी लंबित जो भी मांगे हैं उसको पूरी कीजिए, वरना देश भर में जितने लाखों कर्मचारी हैं ना, वो पूरा विक्षोभ उत्पन्न है उन लोगों में कि हमारी जायज मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही है। इसीलिए जो भी हमारे मान्यता प्राप्त रेलवे के फेडरेशन यूनियन है, वो लोग क्या बात कर रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। उनकी बात में हमको संदेह है, इसीलिए हम लोग अपनी जायज मांग करने आए हैं। जो जेन्युइन डिमांड है उसको पूरा किया जाए। जैसे कि आप जान रहे हैं कि जैसे कि आपका प्रोटेक्शन है अभी जिस तरीके से आपकी मांग है कि ड्यूटी आवर्स को कम किया जाए। जी हाँ। तो उससे भारतीय रेल में देरी नहीं पहुंचेगी, पैसेंजर को असुविधा का? सर अभी सुन लीजिए, हमारे यहाँ जितना होना चाहिए था उसमें कमी है। वर्कलोड, अगर आप एक बात बताइए, हमारा स्टाफ जितना रहना चाहिए, स्ट्रेंथ जो रेलवे ने जारी किया है कि जैसे 300 स्टाफ रहना चाहिए, वहाँ पे 150 स्टाफ है। वर्कलोड किसके ऊपर जा रहा है? लोको पायलट के ऊपर। अगर उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा बढ़ेगा, वो सुचारू ढंग से काम करेगा क्या? हमारा डिमांड है कि आपका जितना वैकेंसी है, जो वैकेंट पोस्ट है, आप उसको अविलंब भरिए। ये बर्डन, ओवर बर्डन से मुक्त कराइए, ताकि सुचारू ढंग से रेलवे का परिचालन हो। सुरक्षित संचालन का हम लोग खुद वादा करते हैं, एक कर्मचारी हैं, हमारा भी दायित्व है कि सुरक्षित संचालन हो, किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो, कहीं भी कोई अवरुद्ध ना हो। सारा देश हमारा प्रगति के पथ पर अग्रसर है, इसके लिए अविलंब वैकेंसी को भरना होगा। अगर आपकी मांगे यहाँ से पूरी नहीं होती तो आप किस हद तक जा सकते हैं? देखिए सर, हम एक ही बात जानना चाहते हैं। हमारी मांगे हम हर जगह मेमोरेंडम देते हैं। हम अपने ब्रांच लेवल के ऑफिसर को, डिवीजन लेवल के ऑफिसर को, जोनल लेवल के ऑफिसर को, अगर इसके बावजूद हम यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक भी अगर बात नहीं मानी जाएगी तो मेरा एक ही कहना है कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, फिर इश्क हो या जंग भरपूर होना चाहिए। बस यही कहना चाहते हैं। लास्ट फिर से मैं एक लास्ट सवाल करता हूं, अगर आपकी ये वीडियो किसी मंत्रालय तक जाती है, उच्च अधिकारियों तक जाती है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर हमारा तो यही कहना है ना, मैं भी तो उसी का हिस्सा हूँ, मैं भी तो उसी परिवार का सदस्य हूँ, मैं भी तो कमा रहा हूँ, मैं भी तो अर्जित कर रहा हूँ। देश को आगे कैसे बढ़ाना है, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। आप हमसे ज़रूरत पड़ेगा। कोरोना के समय में हम लोग जब सारी भारत के सभी जब सोए हुए थे, तब हम लोग काम कर रहे थे सर। तो हमको कैसे कहा जा सकता है कि हम गलत हैं? हम भारत को कैसे आगे बढ़ेगा, इसके ऊपर हम फोकस करना चाहते हैं। आप हमारी समस्याओं को सुनिए, हमारे मांगे जो है उसको सॉल्व कीजिए। हम काम करने के लिए तत्पर हैं, हम बखूबी अपना ड्यूटी निर्वहन करेंगे। सुरक्षित संचालन सुनिश्चित होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।